bodyguard. Honorable President Shri Ramnath Kovind will now exit the forecourts of the Rashtrapati Bhavan, and his carcade will move towards the Parliament of India. राष्ट्रपति अंगरक्षक 29 जनवरी 2021 आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। संसद का बजट सत्र सुबह 11 बजे माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण से प्रारंभ होगा। राष्ट्रपति महोदय केंद्रीय कक्ष से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे, और क्योंकि कोरोना काल है तो कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए सदस्यगण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ केंद्रीय कक्ष, लोकसभा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो चीज सभी लोगों के ध्यान में नहीं आती है उस पर बड़ा फोकस रहता है, उसको पर ध्यान इंगित करवाते हैं प्रधानमंत्री। और उन्होंने कहा कि ये इस दशक का पहला सत्र है और ये इस तरीके से हम बजट सत्र है वो काफी हंगामे भरा रहने वाला है, क्योंकि विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानून, पूर्वी लद्दाख गतिरोध, अर्थव्यवस्था की स्थिति, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह दशक का पहला सत्र है और ये काफी अहम होने वाला है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और 2 हिस्सों में ये बजट सत्र होगा। पहला हिस्सा 29 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक है, और जबकि दूसरे दौर में सत्र 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट करेंगे। Bhavan and is heading to Parliament House complex, of course, where he will be received, and his address will begin at 11 a.m. The cavalcade is on its way and it's making its way gracefully to the Parliament, as you can see, exiting from the front courts of the Rashtrapati Bhavan. As is customary, the President will be welcomed by the Prime Minister, and the President will address a joint sitting of both houses of Parliament at 11 a.m. This morning. This, let's not forget, is the first session of Parliament in the year 2021 and the first session of Parliament संसद के 29 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो रहे बजट सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करेंगे। एक प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन करते हुए ये आगे प्रोसेसिंग में होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज अभिभाषण भी है। बड़ी बात यह है कि आज विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों, पूर्वी लद्दाख गतिरोध और अर्थव्यवस्था की स्थिति और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। और साथ ही साथ कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट भी करेंगे। हालांकि आज राष्ट्रपति का अभिभाषण भी है, लेकिन 16 विपक्षी दलों ने इस बात को बोला है कि वो बॉयकॉट करेंगे इसको। और बता दें कि 2 हिस्सों में होगा बजट सत्र। पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक है, और जबकि दूसरे दौर में सत्र 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला लिया है। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस राष्ट्र की सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में बनने जा रही यह फिल्म सिटी न केवल उत्तर प्रदेश की अपितु पूरे भारत की विश्व भर में पहचान बनाएगी। फिल्म सिटी के निर्माण से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की स्थानीय प्रतिभाओं को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही निवेश और रोजगार के अनेकों नए अवसर भी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होंगे।
हाँ, मुंबई जाने की मुश्किलें बेहद कम होगी क्योंकि अब हमें काम करने के लिए अपनी जमीन नहीं छोड़नी पड़ेगी। नोएडा से जुड़े सभी क्षेत्रों के कलाकारों को काम के बेहतर अवसर मिलेंगे। अपने खुद की फिल्म सिटी करोड़ों उत्तर भारतीयों का सपना था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार साकार करने जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एयरपोर्ट के निकट बनने जा रही फिल्म सिटी से राज्य के पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। पर्यटकों की सुविधा हेतु फिल्म सिटी के आसपास के क्षेत्र में अम्यूजमेंट पार्क, होटल और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के होटल एवं हॉस्पिटैलिटी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। हम लोग फिल्म सिटी हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, भारत की पहचान का प्रतीक बनेगा। साहित्य और कला का सम्मान और प्रदेश की पहचान, प्रदेश के फिल्म सिटी जल्द ही बनने जा रही है। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में पता है। LIC का न्यू जीवन शांति प्लान लिया है। 1 टाइम प्रीमियम पे करो और लाइफ टाइम गारंटीड एन्युटी मिलेगी। 30 साल से ऊपर हर उम्र के लिए इंडिविजुअल या जॉइंट प्लान की सुविधा। LIC न्यू जीवन शांति। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.licindia.in। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति के अभिभाषण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आज का बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है, काफी अहम माना जा रहा है। इस दशक का ये पहला बजट सत्र है और उन्होंने कहा कि मुद्दों पर चर्चा हो और हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बॉयकॉट की बात कही है। ये बड़ी बात है। 16 विपक्षी दल जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को बॉयकॉट करेंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होने वाला है। पीएम मोदी ने उससे पहले बजट सत्र की शुरुआत से पहले वो लाइव आए और उन्होंने कहा कि सत्र में सब अपने विचार रखें, हर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। ये इस दशक का पहला सत्र है और काफी अहम सत्र है आज का। ये दशक काफी अहम है और बता दें कि आपको आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस समेत देश में 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला लिया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का थोड़ी ही देर में अभिभाषण शुरू होने वाला है। बता दें कि आज शुरू हो रहे बजट सत्र का हंगामेदार होना तय माना जा रहा है क्योंकि विपक्षी दलों ने 3 नए कृषि कानूनों पर सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है और बजट सत्र की शुरुआत आज सुबह राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ होगी और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार बजट की प्रति केवल डिजिटल माध्यम से मिलेगी। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि इस बार बजट की प्रति दस्तावेज और आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखे जाने के बाद ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे और कागज की प्रतियां उपलब्ध नहीं होंगी। पिछली बार मॉनसून सत्र की तरह ही इस सत्र में भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 5-5 घंटे की पालियों में संचालित होगी। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह की पाली में और लोकसभा की कार्रवाई शाम की पाली में चलेगी। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा सका था। बता दें कि सत्र के दौरान सरकार 2 अध्यादेशों को कानून का रूप देगी। बजट सत्र में प्रश्नकाल आयोजित होगा। समय की कमी के कारण पिछले सत्र में प्रश्नकाल नहीं हो सका था। मॉनसून सत्र में दोनों सदनों की बैठक शनिवार और रविवार को भी हुई थी, लेकिन इस बार संसद की बैठक सप्ताहांत में नहीं होगी। लोकसभा सचिवालय के अनुसार इस बार बजट सत्र में शुक्रवार को होने वाला गैर सरकारी कामकाज भी होगा। मॉनसून सत्र में गैर सरकारी कामकाज नहीं किया जा सका था। सत्र के दौरान सरकार 2 अध्यादेशों के कानून के रूप में पारित करने का प्रयास भी
करेगी। राष्ट्रपति का अभी थोड़ी ही देर में अभिभाषण शुरू होने वाला है। बड़ी बात यह है कि विपक्षी दल समेत 16 विपक्षी दल जो हैं वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को बॉयकॉट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आज का जो बजट सत्र शुरुआत हो रही है 10 की, ये काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने 3 नए कृषि कानून, अर्थव्यवस्था की स्थिति, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दल राष्ट्रपति के अभिभाषण का बॉयकॉट करेंगे और ये बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 29 जनवरी से 15 फरवरी तक है, जबकि दूसरे दौर में सत्र 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आज जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, इस दशक का ये पहला बजट सत्र है और काफी अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हर मुद्दे को, जिन मुद्दों पर भी बात करनी चाहे तो बात करी जाएगी और चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज का ये बजट सत्र जो शुरू हो रहा है ये काफी अहम होगा। इस दशक का ये पहला बजट सत्र है और मनोरम। उन्होंने कहा कि सत्र में सभी विचार रखें। राष्ट्रपति का कारवां आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि ये दशक काफ़ी अहम है और इस दशक का ये पहला बजट सत्र है। सभी मुद्दों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों को सुना भी जाएगा, उन पर चर्चा भी की जाएगी। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि सत्र में सब विचार रखें, विचारों के मंथन से अमृत निकलेगा। और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं वो पहुंच चुके हैं। और प्रोटोकॉल के तहत आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पहुँच चुके हैं और उन्होंने राष्ट्रपति को रिसीव किया है। जो प्रोटोकॉल होता है उसका प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद को का स्वागत किया। बता दें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। संसद पहुंचे पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बजट सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा। इस बार ये सत्र जो है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बॉयकॉट करने की भी बात कही है और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुँच चुके हैं। यहाँ पर प्रवेश हो रहा है, स्वागत किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होगा। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू
माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में बजट सत्र की शुरुआत होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण से, और इस बार का बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा। उन्होंने कहा कि दशक का ये पहला बजट सत्र है और काफी अहम है। हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। सभी अपने विचार रखें, विचार से ही अमृत का मंथन होता है। और मजबूत लोकतांत्रिक बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में उनका अभिभाषण शुरू होगा। लोकसभा टीवी पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत महत्वपूर्ण परंपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए ये भी कहा कि इस दशक का उपयोग हो, और संसद भवन पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। थोड़ी ही देर में बजट सत्र की शुरुआत होगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से, और संसद भवन के अंदर प्रवेश करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया से मुखातिब भी हुए और इन्होंने इस बजट सत्र को काफी अहम बताया है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। और अब राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू। माननीय सदस्यगण, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हो रहा संसद का ये संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आज़ादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ऐसी ही एकजुटता और पूज्य बापू की प्रेरणा ने हमें सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आज़ाद दिलाई थी। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि असम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी ने कहा था, ओम तत्सत भारत महात ऐक चेतोनाथ एक ध्यानोत ऐक साधोनाथ ऐक आवेगोत ऐक होइसा ऐक होइसा। अर्थात भारत की महानता परम सत्य है। एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में,
एक ही साधना में, एक ही आवेग में, एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज हम भारतीयों की यही एकजुटता, यही साधना देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप, तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से, इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है। हम सभी के प्रिय और पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में हुआ। संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए। मैं सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सब आहिता, अर्थात हमारे एक हाथ में कर्तव्य होता है तो दूसरे हाथ में सफलता होती है। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। माननीय सदस्यगण, जब हम बीते 1 वर्ष को याद करते हैं तो हमें स्मरण होता है कि कैसे एक ओर नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनौती थी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की। वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा देने के साथ ही सरकार ने उन्हें निःशुल्क अनाज मुहैया कराया और उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाईं। महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। इस अभियान की वजह से 50 करोड़ मैन डेज के बराबर रोजगार पैदा हुआ। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेला लगाने वाले भाई बहनों के लिए विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू की। इसके साथ ही करीब 31,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जन धन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए गए। इस दौरान देश भर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले। अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है। माननीय सदस्यगण, आचार्य चाणक्य ने कहा है, तृणम लघु तृणात् तूलम तूलादपि च याचकः वायुना किम न नीतो असो माम्यम या चयस्यति। अर्थात याचना करने वाले को
घास के तिनके और रुई से भी हल्का माना गया है। रुई और तिनके को उड़ा ले जाने वाली हवा भी याचक को इसलिए अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती कि कहीं वह हवा से भी कुछ मांग न ले। इस प्रकार हर कोई याचक से बचता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा। आज़ादी की लड़ाई के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिस सशक्त और स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे, उस सपने को सच करने का आधार भी देश की आत्मनिर्भरता से ही जुड़ा था। कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी ज़रूरतें थी, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। हमारे लिए यह और भी गर्व की बात है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इस प्रोग्राम की दोनों वैक्सीन भारत में ही निर्मित हैं। संकट के इस समय में भारत ने मानवता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अनेक देशों को कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक उपलब्ध कराई है। भारत के इस कार्य की विश्व भर में हो रही प्रशंसा हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ जग कल्याण की हमारी प्रार्थना हमारे प्रयासों को और ऊर्जा दे रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 6 वर्षों में जो कार्य किए गए हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ हमने इस कोरोना संकट के दौरान देखा है। इन वर्षों में इलाज से जुड़ी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के साथ ही बीमारी से बचाव पर भी उतना ही बल दिया गया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान, फिट इंडिया अभियान, खेलो इंडिया अभियान, ऐसे अनेक कार्यक्रमों से स्वास्थ्य को लेकर देश में नई सतर्कता आई है। आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के मेरी सरकार के प्रयासों का लाभ भी हमें देखने को मिला है। मेरी सरकार के प्रयासों से आज देश की स्वास्थ्य सेवाएं गरीबों को आसानी से उपलब्ध हो रही हैं तथा बीमारियों पर होने वाला उनका खर्च कम हो रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत देश में 1.5 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। इससे इन गरीबों को 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होने से बचे हैं। आज देश के 24,000 से ज़्यादा अस्पतालों में से किसी में भी आयुष्मान योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में बने 7,000 केंद्रों से गरीबों को बहुत सस्ती दर पर दवाइयाँ मिल रही हैं। इन केंद्रों में रोजाना लाखों मरीज दवाई खरीद रहे हैं। कीमत कम होने की वजह से मरीजों को सालाना लगभग 3,600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। माननीय सदस्यगण, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए मेडिकल शिक्षा का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है। साल 2014 में देश में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज देश में 562 मेडिकल कॉलेज हैं। बीते 6 वर्षों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा शिक्षा में 50,000 से ज़्यादा सीटों की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने 22 नए एम्स को भी मंजूरी दी है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के साथ ही 4 स्वायत्त बोर्ड का गठन कर केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की नींव रखी है।
इन्हीं सुधारों के क्रम में दशकों पुरानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई है। माननीय सदस्यगण, आत्मनिर्भर भारत अभियान केवल भारत में निर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का जीवन स्तर ऊपर उठाने तथा देश का आत्मविश्वास बढ़ाने का भी अभियान है। आत्मनिर्भर भारत का हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि से और सशक्त होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है, ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया है। मेरी सरकार आज न सिर्फ MSP पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। आज कृषि के लिए उपलब्ध सिंचाई के साधनों में भी व्यापक सुधार आ रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र पर चलते हुए सरकार पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही सिंचाई के आधुनिक तरीके भी किसानों तक पहुंचा रही है। 2013-14 में जहां 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ही माइक्रो इरिगेशन की सुविधा थी, वहीं आज 56 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अतिरिक्त जमीन को माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा जा चुका है। मुझे खुशी है कि सरकार के इन प्रयासों को हमारे किसान अपने परिश्रम से और आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश में खाद्यान्न उपलब्धता रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2008-9 में जहां देश में 234 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी, वहीं साल 2019-20 में देश की पैदावार बढ़कर 296 मिलियन टन तक पहुंच गई है। इसी अवधि में सब्जी और फलों का उत्पादन भी 215 मिलियन टन से बढ़कर अब 320 मिलियन टन तक पहुंच गया है। मैं इसके लिए देश के किसानों का अभिनंदन करता हूं। माननीय सदस्यगण, समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सिर्फ 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। देश के सभी किसानों में से 80% से ज़्यादा ये छोटे किसान ही हैं और इनकी संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में ये छोटे और सीमांत किसान भी हैं। ऐसे किसानों के छोटे छोटे खर्च में सहयोग करने के लिए PM किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में लगभग 1,13,000 करोड़ से अधिक रुपए सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी देश के छोटे किसानों को हुआ है। इस योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के एवज में लगभग 90,000 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर मिली है। देश के छोटे किसानों को साथ जोड़कर 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित करने का अभियान एक ऐसा ही प्रभावशाली कदम है। इससे इन छोटे किसानों को समृद्ध किसानों की तरह बेहतर तकनीक, ज़्यादा ऋण, पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की सुविधाएं और प्राकृतिक आपदा के समय सुरक्षा मिलनी सुनिश्चित हुई है। इससे किसानों को अपनी फसल की ज़्यादा कीमत और ज़्यादा बचत का विकल्प भी मिला है। माननीय सदस्यगण, व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ।
छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए ही अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया था। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। माननीय सदस्यगण, कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। देश भर में शुरू की गई किसान रेल भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही है। यह किसान रेल एक तरह से चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। अब तक 100 से ज़्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी हैं, जिनके माध्यम से 38,000 टन से ज़्यादा अनाज और फल सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई हैं। माननीय सदस्यगण, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मेरी सरकार ने पशुधन को आय के स्रोत के रूप में स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया है। इसी का परिणाम है कि देश का पशुधन पिछले 5 वर्षों में सालाना 8.2% की दर से बढ़ रहा है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना भी की है। मेरी सरकार ने पशुपालन और मत्स्य पालन को भी कृषि क्षेत्र की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों की आय को बढ़ाने के लिए भी काम हो रहा है। इस क्षेत्र में अगले 5 सालों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मेरी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का भी अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा गन्ने के सीरे, मक्का, धान इत्यादि से एथनॉल के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 6 वर्षों में सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण एथनॉल का उत्पादन 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 190 करोड़ लीटर हुआ है। यह उत्पादन इस वर्ष बढ़कर 320 करोड़ लीटर तक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। एथनॉल देश के किसानों की आय बढ़ाने का एक बड़ा जरिया बनकर उभर रहा है। माननीय सदस्यगण, पूज्य बापू आत्मनिर्भर आदर्श गांवों के निर्माण की इच्छा रखते थे। इसी विचार को लेकर चल रही मेरी सरकार आज गांवों के बहुआयामी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। गांव के लोगों का जीवन स्तर सुधरे, यह मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसका उत्तम उदाहरण 2014 से गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए बनाए गए 2 करोड़ घर हैं। वर्ष 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की गति भी तेज की गई है।
मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना से अब ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी हक मिल रहा है। स्वामित्व के इस अधिकार से अब गांव में भी संपत्तियों पर बैंक लोन लेना, हाउस लोन लेना आसान बनेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इस योजना का भी विशेष लाभ गांव के छोटे उद्यमियों और कुटीर उद्योगों से जुड़े लोगों तथा छोटे किसानों को होगा। माननीय सदस्यगण, बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान के मुख्य शिल्पी होने के साथ साथ हमारे देश में वाटर पॉलिसी को दिशा दिखाने वाले भी थे। 8 नवंबर 1945 को कटक में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था, वाटर इज वेल्थ, वाटर बीइंग द वेल्थ ऑफ द पीपल एंड इट्स। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।